बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन जुदा भी ना हुए थे कि राजन ने साबर के कातलों को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर सोचना शुरू कर दिया। तल्क नगर का दादा होने के नाते वहां के तमाम गैंगस्टर्स इसकी नज़र में थे, इसलिए इसे अपनी नज़र ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ानी पड़ी। राजन ने अपने जहन में महफूज गैंगस्टर्स की एक तवील फहरिस्त में से 2 गैंगस्टरों को इस काम के लिए फ़ौरन ही मुंतखब कर लिया। इनमें से एक फिलिप पांद्रे और दूसरा डेविड परदेसी था। परदेसी 24 साला नौजवान था। इसका कोई काम धंधा था, ना फैमिली और ना ही ज़िंदगी का कोई मकसद। सारा दिन आवारागर्दी और गुंडागर्दी करना ही इसके पसंदीदा मशागल थे। बामकसद ज़िंदगी गुजारना इसके नज़दीक एक बेमानी बात थी। अमीरजादा को कत्ल कराने के लिए राजन की नज़र इसी नौजवान पर जा ठहरी। बिला आखिर तय ये पाया कि अमीरजादा को अदालत के अंदर ही कत्ल किया जाएगा। हकीकत हाल ये थी कि परदेसी कोई शूटर ना था, बल्कि वो तो ढंग से पिस्तौल भी पकड़ ना पाता था। सोने पे सुहागा के दिन दिहाड़े किसी को अदालत के अहाते में गोलियां मारना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। कोई इस बात के बारे में सोच भी ना सकता था कि अदालत के अहाते में पुलिस के सख्त पहरे में किसी को मारा जा सकता है, और वो भी एक डॉन को। लोग तो इस वक्त बॉलीवुड की फिल्मों में इस किस्म के मनाजर पर यकीन किया करते थे। इतना मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन काम राजन ने परदेसी जैसे नौजवान से कराने के बारे में आखिर सोचा भी कैसे। राजन को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था। अदालत के अंदर किसी को मारने के बाद जिंदा बच निकलना महज मौजज़ा ही हो सकता है। चूँकि परदेसी के आगे पीछे कोई ना था, लिहाजा इसलिए काम के लिए दी जाने वाली रकम मांगने भी कोई ना आएगा और ना ही इसकी फैमिली से निपटना पड़ेगा। राजन के जहन में इससे ज़्यादा महफूज मंसूबा नहीं आ पा रहा था। इसीलिए ना तजर्बा कार होने के बावजूद परदेसी को राजन ने इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। परदेसी को उड़न के इलाके एल्वा गांव ले जाया गया। एल्वा कोकनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और दाऊद इब्राहिम को अपना हमदर्द समझते थे। इस इलाके की पहाड़ियाँ परदेसी को फायरिंग की तरबियत देने के लिए नहायत मौजूद थी। यहाँ परदेसी दाऊद इब्राहिम के पैसे पर मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगा था, और यही सब कुछ तो इसे चाहिए था। जब कभी दाऊद इब्राहिम बड़ा राजन से परदेसी की तरबियत के बारे में पूछता तो राजन दाऊद इब्राहिम को दिलासा देता कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम काफ़ी बेताब था और चाहता था कि काम जल्द अज जल्द हो जाए। दाऊद इब्राहिम ने कई मौक़ों पर राजन से इस बात का इजहार भी किया था कि इसे परदेसी इस काम के लिए मौजूद दिखाई नहीं देता। ताहम परदेसी का दुनिया में बिल्कुल तन्हा होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसके सबब दाऊद इब्राहिम भी आने वाले वक्त का बेसब्री से इंतज़ार करने पर मजबूर था। परदेसी अगले चंद दिनों में अच्छा निशानेबाज तो बन गया, लेकिन असल मंसूबे से वो लाइलम था। बिला आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन को बेचैनी से इंतज़ार था। ये 6 सितंबर सन 1983 का दिन था। परदेसी को सिटी कोर्ट में सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के अहाते में ले जाया गया। वो खासा घबराया हुआ और पसीने से शराबूर था। इसने ढीली ढाली शर्ट और पैंट पहनी हुई थी ताकि कमीज के नीचे छुपाई हुई पिस्तौल किसी पर जाहिर ना हो सके। अदालत में परदेसी आराम से इधर उधर आ जा रहा था। इसकी मामूली नज़र आने वाली शख्सियत इसके लिए मुआवन साबित हुई, क्योंकि किसी की तवज्जो इस पर मबजूल ना हुई थी। जैसे ही जज के हुक्म पर अमीरजादा को अदालत में बुलाया गया, परदेसी चुकन्ना हो गया और इसने शर्ट में छुपे रिवाल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। इसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं और टांगें कांप रही थीं। इसे चीज़ें धुंधली नज़र आने लगीं। ऐसे में इसे पिस्तौल तानने और निशाना बांधने में शदीद दिक्कत महसूस हो रही थी। परदेसी ने बामुश्किल खुद को संभाला और जैसे तैसे रिवाल्वर तान लिया, लेकिन इसे पुलिस वालों के सरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसे सिर्फ इतना याद था कि फायर करना है और बंदा मारना है। गोली चलाने के बाद परदेसी को मंसूबे के मुताबिक पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर इस जीप तक आना था जो इसे वहां से ले जाने की मुंतजिर थी।
राजन, इसका ड्राइवर और अले अंतोले अदालत के अहाते में मौजूद थे और इनकी जिम्मेदारी थी कि परदेसी पुलिस के हाथ न लगने पाए। परदेसी बेचैनी से अमीरजादा की ताक में था। इसी असना में अमीरजादा के सामने आने वाले पुलिस एहलकार जरा एक तरफ हुए तो इसे अमीरजादा साफ नजर आने लगा। इन चंद लम्हात को गनीमत जानते हुए परदेसी ने अमीरजादा के माथे का निशाना लिया और आनन फानन गोली चला दी। इसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा न हुआ कि इसने क्या और कैसे कर दिया। अदालत की पूरी इमारत फायर के धमाके से गूंज उठी और देखते ही देखते अमीरजादा ज़मीन पर पड़ा था। अदालत के अंदर यकदम भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का सहारा लेते हुए परदेसी ने भी दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी मशकूक हरकतों की वजह से इंस्पेक्टर बागवान इसे भांप गया था। जैसे ही बागवान ने इसे फरार होते हुए देखा, अपनी पिस्तौल इस पर तान ली। इतने लोगों के हजूम में किसी एक शख्स का निशाना लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन इंस्पेक्टर बागवान एक माहिर निशानेबाज था। इसने परदेसी की गर्दन पर निशाना बांधकर गोली चलाई और परदेसी जख्मी होकर गिर पड़ा। बागवान ने परदेसी को गाड़ी में डाला और तेजी से जेजे अस्पताल का रुख किया। इस सारे वकूए के दौरान राजन के करिंदे वहीं खड़े रहे जब तक उन्हें इस बात का यकीन न हो गया कि इनका मिशन पूरा हो चुका है। इनका अंदाज़ा था कि परदेसी को जिस तरह गोली लगी है वो भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने सुख का सांस लिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन इन सब की बदकिस्मती थी कि परदेसी जिंदा बच गया। गोली ने इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। परदेसी हकीकतन कोई आजमूदा गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक लोफर और आवारा लड़का था जिसे इसकी किस्मत ने ऐसे चक्कर में फंसा दिया था। इसमें बहादुरी और तशद्दुद बर्दाश्त करने के कोई औसाफ ना पाए जाते थे, लिहाजा इसके बारे में दाऊद इब्राहिम के तमाम खदशात बिल्कुल सही साबित हुए। दौरान तफ्तीश डेविड परदेसी इंस्पेक्टर बागवान की पहली धमकी भी बर्दाश्त न कर सका और पुलिस का वादा माफ गवाह बनने की हामी भर ली। बिला आखिर वही हुआ जिसका दाऊद इब्राहिम को डर था। परदेसी ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए राजन और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बयान दे दिया कि अमीरजादा के कत्ल के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है और मंसूबा बनाने वाला बड़ा राजन है। ऐसी वाज़िया गवाही मिलने पर पुलिस ने छापे मारकर बड़ा राजन और दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। राजन के लिए तो ये सारी कार्रवाई गोया डेथ वारंट मिलने के मुतरादिफ थी। वो दाऊद इब्राहिम की तरह कोई बड़ा डॉन नहीं था जिसे पुलिस के महकमे से किसी डील या रायत की तवक्का होती। ताहम दाऊद इब्राहिम के लिए भी बम्बई महफूज जगह नहीं रही थी। राजन और दाऊद इब्राहिम बहुत ज़्यादा अरसा जेल की सलाखों के पीछे ना रह सके। इनके बाहर आने की तफसील से पहले डेविड परदेसी के अंजाम पर नज़र डालते हैं। बागवान ने परदेसी को हस्बे वादा रहाई के बाद इसे ना सिर्फ हिफाजती निगरानी में रखा बल्कि एक नई ज़िंदगी शुरू करने में इसकी भरपूर मदद की। लेकिन जो एक मर्तबा दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोल ले लेता था वो हमेशा हमेशा के लिए इसकी हिट लिस्ट पर आ जाता था। डेविड परदेसी ने शादी की और दुबई मुंतकिल हो गया, जहां इसने वीडियो कैसेट का कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इसका पीछा वहां भी न छोड़ा और इसे वहां से भागकर बम्बई लौटने पर मजबूर कर दिया। चंद बरस तक तो वो खुद को महफूज रख सका। बाद में एक मुकामी होटल के कमरे में पुरसरार अंदाज में मुर्दा पाया गया। गद्दारी का सबक सिखाने के लिए जिस तनदही से दाऊद इब्राहिम ने दुबई तक परदेसी का पीछा किया, वो इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि दाऊद इब्राहिम अपने दुश्मन और गद्दारों को कभी माफ़ नहीं किया करता। जारी है।